नमस्कार, मैं दिलजीत हिंदुस्तानी। मतदाताओं को एक अधिकार दिया जाता है जो कि मत का अधिकार होता है। 5 साल में एक बार वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि किसको नेता बना। उनकी सोच को पैदा करने के लिए मीडिया, नेता, पार्टी और उसका तमाम अन्य तत्व जोर लगा देते हैं कि उनका एक नजरिया बनाया जाए। जी हाँ, भारत देश में अक्सर 5 साल बाद ये तकनीक अपनाई जाती है। बिहार का चुनाव हाल ही में हुआ, नतीजे भी आ गए, लेकिन इस बार शायद ये तकनीकें काम नहीं कर पाई, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे, किसी आकर्षक नेता को नहीं, किसी आकर्षक भाषणों को नहीं। जी हाँ, बिहार चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाए गए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आपस में दो बड़े नेता के रूप में दिखाया गया, लेकिन भाजपा के हाथ इस बार कुछ नहीं लगा। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पुराना होता दिखा। इसके कारण ढूंढने में अब भाजपाई नेता लगे हुए हैं। न जाने कब तक उन्हें ये कारण मिल पाएगा, लेकिन आरजेडी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार और कांग्रेस महागठबंधन की इस जीत से शायद बहुत खुश है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने लोगों का नजरिया पैदा नहीं होने दिया। कह सकते हैं कि नीतीश की जीत या नीतीश के किए गए कामों की ये जीत है कि नीतीश कुमार इस बार दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो उम्मीदवारों को चयन किस तरह से किया जाता है और क्या जनता जानती है जिसे वे चुन रहे हैं, और जिसे वे चुनना चाहते हैं वह क्यों चुनते हैं, उनके कारण क्या है। इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज मनीष जी, जो कि खुद बिहार के पटना से ताल्लुकात रखते हैं और वो पत्रकारिता के छात्र हैं। मैं उनको स्वागत करता हूँ। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जसपाल जी हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से और जनसंचार एवं प्रौद्योगिक संस्थान में उनका ये बहुत लंबे समय से बिताया गया समय हो चुका है और एमए मास कॉम वो इस समय कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या चुनाव जब करवाया जाता है तो उसकी आवो हवा तैयार करना ज्यादा जरूरी है या नेताओं का विकास ही काफी होता है उन्हें दोबारा चुने जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार चुनाव में जो आंकड़े थे वो क्या रहे। महागठबंधन की जो जीत हुई वो सीटों पर 178 सीटों पर वो विजय हासिल कर पाए, और वहीं भाजपा के हाथ सिर्फ और सिर्फ 54 सीटें लगी। इसका कारण भाजपा के बयान हो सकते हैं। जब आरएसएस के बयान बताए जा रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि उनका धर्मनिरपेक्ष ना होना, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा में कुछ बड़े नेताओं ने एंड मूवमेंट पे ऐसे बयान दे दिए जो शायद देश के लोगों को पसंद नहीं आए, या नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन हकीकत में क्या है ये तो या भाजपा जाने या बिहार के लोग। और उसी बारे में भी हम बात करेंगे कि मनीष जी से पूछेंगे, क्योंकि ये उस समय इलेक्शन के समय बिहार में मौजूद थे, कि क्या कारण था बिहार में भाजपा आखिर क्यों नहीं जीत पाए, जबकि वह लोकप्रिय पार्टी हो चुकी है पिछले चंद सालों से। तो सबसे पहले मेरा मनीष जी आपसे सवाल है, मेरा क्या सारे देश का सवाल है, जो बाकी राज्य के लोग हैं वो भी हैरान हैं इन नतीजों से। आपको क्या लगता है कि क्यों भाजपा पराजित हो गई, और पराजित में मैं कहूंगा कि औंधे मुंह वो बिहार के रण क्षेत्र में, वो चुनावी रण क्षेत्र में गिरी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें आमंत्रित किया। उसके बाद हम कहना चाहेंगे कि आपने हमें असमंजस में डाल दिया कि हम एक बिहारी होने के नाते आपके सवालों का जवाब दें, या एक पत्रकार होने के नाते हम इन सवालों के प्रति उत्तर दें। हम आपको बताना चाहेंगे कि गणतंत्र देश के लोकतांत्रिक नागरिकों के लिए प्रजातंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव बिहार की दहलीज पे दस्तक दिया। प्रचार प्रसार हुआ संगीत का भी, लोगों का रुझान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए गए बिहार चुनाव में। बिहार की फिजा में चुनाव की बोलबाला गूंज रही थी, लेकिन इसका जो परिणाम आया, सच में बीजेपी के किसी नेता के साथ साथ जो भी लोग मीडिया घराने से बीजेपी के साथ बढ़ चढ़ के इसमें शरीक हो रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा परिणाम उनकी आंखों के सामने नजर आएगा। तब ये इसके कारण कई सारे थे। बीजेपी की हार हुई, मानता हूँ, इससे कई सारे कारण थे, और सारे कारण पे अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं वक्त कम पड़ जाए। मुख्य जो कारण है जो जनता जानना चाहती है क्यों क्यों बिहार में, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोक रहा हूँ। बिहार में देखिए, हर राज्य में इंसान चाहता है कि जैसे हरियाणा में किसानों का बड़ा मुद्दा है, और आप मान लीजिए हरियाणा में और भी कई मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जिस वजह से पार्टियां लड़ती हैं। हर पार्टी का अपना मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे पार्टियां लड़ती है। बिहार में बेसिकली समस्याएं क्या हैं, लोगों का रुझान क्या है, क्योंकि हम दूसरे राज्य में बैठे हैं,
हमें शायद धरातल पे उन समस्याओं का ज्ञान नहीं है अभी। तो आप उस राज्य के निवासी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी जी बेसिक देखिए, समस्या है? बिल्कुल बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विकास का समस्या है। मुद्दा जो है वो खाने की है, मुद्दा जो है वो रोजगारी की है। लेकिन मोदी की हार भी, बीजेपी की हार भी, इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण था वो मोदी के किए गए बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े वादे थे। और वो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे बिहार जैसे राज्य के हर एक नागरिक तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हो सकता है सूचना का अभाव हो, अक्षर ज्ञान का अभाव हो। तो कहीं ना कहीं हम संक्षिप्त में कहेंगे कि एक हथकंडा रहा कि मोदी के बड़े बड़े दावे और जो खोखले वादे थे वो उनके हार तो आप कहते हैं कि वो वादे खोखले हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नहीं। अगर बिहार के एक नागरिक से पूछा गया तो सचमुच में वो खोखले दावे हैं। और आपको बात को हम पूरा करना चाहिए कि मोदी ने भरोसा दिखाया था डिजिटल इंडिया बनाने का। लेकिन बताइए, बिहार की एक निम्न वर्ग की जनता पूछती है कि जब हमारे पेट में तो के लिए रोटी नहीं है, उस वक्त हम डिजिटल इंडिया को लेकर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारे पेट में खाना नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं डिजिटल इंडिया तो बात की बातें जी, हैं, जी। आप जो जरूरती मूलभूत सुविधाएं हाँ, हैं बिल्कुल। वो बिहार के लोगों को अभी तक वंचित है, बिहार के लोग वंचित तो हैं। मतलब अभी बिहार में विकास का परिभाषा अभी 3 वक्त की रोटी है। बिल्कुल 3 वक्त की रोटी है। विकास की जो परिभाषा है वो दिल्ली से निकलकर पटना तक पहुंचते पहुंचते न जाने उसके सफर में शायद पीछे छूट जाती है। क्या बात नहीं, दिल्ली जैसे हमारे और भी राज्य में आप कहेंगे तो विकास का मतलब है कि बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगे, लेकिन पटना बिहार में ऐसा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन सुशासन साथ नहीं है, कैसे उद्योग रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उद्योग कहाँ से रहेंगे जब प्रशासन और सुशासन ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो जो मनीष जी कहना है वो ये है कि विकास की परिभाषा दिल्ली में अलग है और बिहार में अलग। दिल्ली में शायद विकास रोड बनना या रोजगारी नहीं, दिल्ली में विकास की दर और विकास की सोच बहुत अलग है। बिहार में विकास शिक्षा और 3 वक्त की रोटी और रोजगार की है। हम जसपाल जी से पूछना चाहेंगे, जसपाल जी आपका क्या मानना है, कोई भी चुनाव, मान लीजिए आप बिहार चुनाव छोड़ दीजिए, चलिए मान लीजिए मोदी जी का जो क्रेज है, मोदी जी को प्रभाव है वो कम पड़ गया है, आप मान लीजिए कोई भी चुनाव हो किसी भी राज्य का, आप बहुत अच्छे थ्योरेटिकल जानकारी रखते हैं, क्या वो आप कहेंगे कि क्या एलिमेंट होने चाहिए, वो क्या कण होने चाहिए एक चुनाव में, उम्मीदवार को हम कैसे चुने, और वो अगर आप एक मतदाता के अलावा एक उम्मीदवार की तरह सोचे तो कैसा वो उम्मीदवार हो कि वो चुनाव जीत पाए, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जो मीडिया है और जो जनता है, जो चुनाव है वो मीडिया तय नहीं करता, जनता तय करती है जी। और किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए वो भी जनता तय करती है। सिर्फ मीडिया ये कहता है कि आप ये उम्मीदवार है, उसकी ये होता है, ये लोगों तक पहुँच जाता है। लेकिन जो बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं अभी, उसमें जो बातें निकल के सामने है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षित कम है, छोटे छोटे ग्रुप मैं जसपाल जी आपकी बात इसमें और छोटे छोटे ग्रुप को फॉलो करते हैं। इसमें मैं आपको एक सेकंड में कहूँगा, देखिए शिक्षित नहीं है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान, मनीष अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 56% मतदान अब की बार किया गया है, जो कि पिछले चुनावों के जरिए देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और मैं आपको और बताऊं कि महिलाओं ने अब की बार बहुत ज्यादा वोट डाले, जो शायद ही 58% है, जो महिलाओं ने बिहार जैसे इलाके में, बिहार जैसे राज्य में महिलाओं का इतना मतदान देना तो बहुत बड़ी बात है। चलिए मान लीजिए शिक्षित नहीं है, इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे क्यों लोग नहीं आ पाते? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो एक छोटे छोटे ग्रुप को फॉलो करते हैं। हमारे हरियाणा में जितने भी जो जिस तरह से बदलाव हुआ, बीजेपी 4 सीटों से 57 सीटों पे पहुँच गई है, तो यही कारण था कि यहाँ पे लोग हर जो मतदाता है वो इंडिविजुअल वोटिंग करता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो एक छोटे समूह को फॉलो करते हैं कि एक मुखिया है, उसके अंदर 10-15 वोट हैं, तो इस तरह से वहाँ फॉलो किया जाता है। तो यही कारण है कि जो वहाँ की आज भी जो राजनीति है वो एक बड़े चेहरे को देख के नहीं की जाती, एक छोटे से समूह को देख। आप कह रहे हैं कि वहाँ ये क्रेज, वहाँ ये आकर्षण नहीं चलता, वहाँ लोगों का जो लोकलाइजेशन है, जो वहाँ के आम जनता है उनको देखकर मतदान किया जाता है। मनीष जी, जसपाल जी जैसा कह रहे हैं, मैं भी उस कुछ हद तक सहमत हूँ कि बिहार राज्य में वो बड़े बड़े एड पोस्टर, वो बड़े बड़े कह सकते हैं कि आकर्षित धुने, किस किस की सुने, वो चीज़ें नहीं चलती। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों का ये कहना था कि नीतीश और लालू का जब शासनकाल आया तब गुंडागर्दी या शरारती तत्व ऐसी चीजें पनप हुई, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है।
आप बिहार से हैं तो मैं आपसे जिज्ञासु हूँ पूछने का कि क्या भाजपा एक सही सरकार ले आती, या जो सरकार अब है और जो पहले थी वही बिहार में विकास कर सकती जी देखिए, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने निजी नस्ल को नहीं पकड़ा। है? भाजपा ने निजी नस्ल को नहीं पकड़ा, और लालू और नीतीश बिहार के समागम में और बिहार की फिजा से वाकिफ थे, और उन्होंने जनता की आम जरूरतों को पकड़ा। घर में रोड होगा, बिजली होगा, नौकरी होगा, खाना होगा, इसको पकड़ते हुए और नीतीश और लालू ने सिर्फ कहा कि हम सभा कर रहे हैं, हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनका जो एकजुटता था, और कहीं ना कहीं जनता को उन्होंने अच्छी तरह से अपनी ओर आकर्षित किया, और नीतीश को विकासशील पुरुष के रूप में आंका गया। तो जो कार्य थे नीतीश के वो भी बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुए, और विवादित बयान जो हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर के दे दिया तांत्रिक वांत्रिक के ऊपर, ब्रीफ के ऊपर, और भी न जाने एनडीए को, डीएनए को लेकर के, तो ये जो मुद्दे थे, और आरएसएस का अलगाव होना, तो ये तमाम मुद्दे जो थे इनका भरपूर फायदा उठाया महागठबंधन ने, और कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुद्दे खत्म गए। आपका आपने यह सवाल पूछा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि जो भाजपा चुनाव कर रही थी, जो भाजपा चुनाव लड़ रही थी, वो कुछ सीमित मुद्दों को लेकर या कुछ सीमित आकर्षक स्लोगनों को लेकर ही हमें हमेशा लगती है, तो क्या आपको लगता है कि वो लापरवाह थे कि हम तो जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भाजपा का चुनावी मुद्दा था वो बगावती मुद्दा था। भाजपा के चुनाव प्रचार से बगावत की बू आ रही थी। वो हमेशा नीतीश और लालू के ऊपर टिप्पणी करना, जंगल राज कहना, हवाले देना, उन्होंने विकास को फोकस नहीं किया, और यही काम महागठबंधन ने किया। क्योंकि भाजपा की हार का एक और भी कारण रहा कि उसके जो निजी सहयोगी थे, जिन्होंने शायद 87 सीटें ली 273 में से, और मात्र उन 87 में से 5 सीट पे हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े ठेकेदार थे कंस्ट्रक्शन से 2 नंबर के पैसे का, उन्होंने सीट बेच दी। ये भी बात वहाँ की मीडिया में आई, तो ये सारा कारण बना बीजेपी को हार का। हाँ, तो मैं इससे जसपाल जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये साफ है कि भाजपा जो चुनाव लड़ रही थी वो आकर्षित तौर से उसको सिर्फ एक बनावटी रूप देना चाहती थी, कि आप कह सकते हैं, मैं मेरा ये सवाल मनीष जी आपसे भी है कि आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री के इलेक्शन जैसे पिछली बार हुए, जो चुनाव हुए, हरियाणा में भी चुनाव हुए, क्या सिर्फ मोदी के नाम पे ही भाजपा बिहार में लड़ती हुई दिखाई दी? जी बिल्कुल। पोस्टर पे अगर हम देखें कि नीतीश बनाम मोदी थी, और ये हार भाजपा की नहीं है, ये हार एक प्रधानमंत्री की है। कि देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद केंद्र के लगभग 40 से 50% नेता जो है केंद्र के, वो बिहार में जाके डेरा जमाए बैठे हैं, और बाद में वही नेता कहते हैं कि बिहार तो पैर रखने की जगह नहीं है। फिर वो डेरा कैसे जमाए बैठे थे, वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल रहा, और कहीं ना कहीं इसका जवाब शायद भाजपा के पास नहीं था। जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि यह हार भाजपा की नहीं, नरेंद्र मोदी की है, जो कि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 33 रैलियां बिहार जैसे राज्य में की। शायद वो घबराए हुए थे, या फिर वो अपना और वोट बैंक बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसका फल उन्हें अब तक कोई नहीं मिला। वहीं कांग्रेस, जो कि कहीं इस समय छुपी बैठी थी, उन्होंने महागठबंधन का साथ देते हुए सोनिया गांधी की 18 रैलियां हुई। नीतीश ने अक्सर ये बयान कहा, जैसे मनीष जी ने कहा, कि वो सभाएं करते हैं, और शायद भाजपा ये समझने में नाकाम रही कि बिहार में रैलियां नहीं, सभाएं कर कर जीता जाता है। तो आइए एक सवाल मैं जसपाल जी से पूछता हूं कि जसपाल जी, आपको लगता है आने वाले चुनाव में, देखिए और राज्यों में भी चुनाव है, आपको लगता है कि भाजपा केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़कर जीत पाएगी? क्योंकि मेरे ख्याल से 2016 में 2 या 3 राज्यों में आने वाले देश में चुनाव होंगे, यूपी और पंजाब में भी चुनाव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी ही वो तुरुप का इक्का है भाजपा के लिए, आज बन चुका है, किसी समय में अडवाणी जी हुआ करते थे, क्या ये एक इंसान के बल पर भी पार्टी जीत पाएगी? देखिए, वो तो अभी बिहार इलेक्शन में पता चल गया है कि किसी चेहरे के दम पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अगर पंजाब की बात करें या कहीं और स्टेट में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव है वो वहाँ की जनता तय करती है। वहाँ के धरातल पे कितने बंदों ने काम कर रखा है, किस तरह का काम कर रखा है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, न कि केंद्र में बैठी सरकार के नाम पे चुनाव लड़ा जा सकता है। ये तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके पास क्या समस्याएं, क्या उनको देख के ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भाजपा की आने वाली जो है रणनीति है, उसको उन्हें सुधारना पड़ेगा। तो भाजपा के लिए सलाहों का ढेर और नीतीश जी के लिए बधाई, यही उनके मतदाताओं की झोली में है। हम फिर एक बार गर्म मुद्दों के साथ, आपकी बात के साथ इस कार्यक्रम में दोबारा मिलेंगे। तब तक देखते रहिए IMC की न्यूज़।
धन्यवाद।